हेलो गाइस, वेलकम बैक। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा था, ठीक है। फिनांस, बिजनेस फिनांस, कॉर्पोरेट फिनांस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है। ये हमने एक के बाद एक चीज़ें देखी, मैंने आपको काफ़ी बेसिक्स बताए, ठीक है। अब हम इसको और आगे बढ़ाते हैं। अब पूरी चीज़ें फाइनेंशियल मैनेजमेंट और उसके अंदर क्या क्या होता है, दो मेजर चीज़ तो हम पढ़ चुके हैं कि हम प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स करते हैं और यूटिलाइजेशन करते हैं। ये दो चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। अब इससे थोड़ा थोड़ा और स्कोप बढ़ते जाएगा और डिटेल में एक्टिविटीज आएंगी कि इसके अंदर हम करते क्या क्या है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेचर, सिग्निफिकेंस एंड स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो चैप्टर का नाम है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन मॉडर्न टाइम्स वी कैन नॉट इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट द यूज ऑफ मनी, ठीक है। मैंने बता दिया, मनी के बिना आज कुछ भी चल नहीं सकता है। बार्टर सिस्टम अब है नहीं, मनी के थ्रू ही सब एक्सचेंज होता है, ठीक है। मनी इज द एक्सचेंज वैल्यू। इन फैक्ट मनी इज द लाइफ ब्लड ऑफ द बिजनेस, जो मैंने पिछले पार्ट में आपको बताया था। ब्लड है वो बिजनेस का। बिना ब्लड जैसे हम फंक्शन नहीं कर सकते हैं, वैसे ही बिजनेस बिना पैसे के नहीं चल सकता इन द प्रेजेंट डे वर्ल्ड, बिकॉज ऑल अवर इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर कैरीड आउट थ्रू द यूज ऑफ मनी। फॉर कैरिंग ऑन बिजनेस वी नीड रिसोर्सेज विच आर पूल्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, ठीक है। रिसोर्सेज बहुत सारे होते हैं, पर मेन रिसोर्स होता है मनी। मनी से फिर आप बाकी रिसोर्सेज एक्वायर करते हो। जैसे आप मशीनरी लेते हो, अरे मशीन के लिए भी तो पैसे लगेंगे ना। आप एम्प्लॉइज हायर करोगे, उसके लिए भी पैसे लगेंगे। आप फिक्स्ड एसेट्स बाय करोगे, आपको पैसे लगेंगे। तो मेन क्या है? मेन पैसा है। वो अगर आपके पास है, वो रिसोर्स आपके पास है, तो जो दूसरे रिसोर्सेस लगते हैं फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटी, वो आप उससे ले सकते हो, ठीक है। तो वो दिया है, वी नीड रिसोर्सेस विच आर पूल्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। इट इज यूज फॉर ऑब्टेनिंग फिजिकल एंड मटेरियल रिसोर्सेस, ठीक है, जिसके मैंने एग्जांपल्स दिए थे, फिक्स्ड एसेट्स एंड करंट एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स में मशीन, व्हीकल्स, सॉफ्टवेयर्स, कंप्यूटर्स, फर्नीचर, फिक्चर्स, बहुत सारे, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ बिजनेस यू आर कैरिंग, अलग अलग टाइप के एसेट्स आपको लेने होते हैं। फिर स्टॉक लेना होता है, रॉ मटेरियल, मैन्युफैक्चरिंग वाले हो तो रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स, ट्रेडर हो तो स्टॉक इन ट्रेड, सर्विस वालों को भी देखो कुछ ना कुछ स्टॉक रखना पड़ता है। जैसे मैं कोचिंग वाला हूँ तो मुझे बुक्स का स्टॉक रखना पड़ता है, पेन ड्राइव्स का स्टॉक रखना पड़ता है। तो हर बिजनेस में कुछ ना कुछ स्टॉक रहता ही है, स्टेशनरी का ही क्यों ना हो, पर कुछ ना कुछ इन्वेंट्री या स्टॉक मेंटेन करना पड़ता है, जो आप या तो बेचते होंगे या तो आप कंज्यूम करते होंगे इन द कोर्स ऑफ बिजनेस। तो ये सब आएगा, फिजिकल एंड मटेरियल रिसोर्सेज फॉर कैरिंग आउट प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। बराबर, प्रोडक्टिव एक्टिविटीज क्या है कि आप जिससे वैल्यू क्रिएट कर रहे हो। मेनली मैन्युफैक्चरिंग ही आती है, जिसको आप रॉ मटेरियल में आप फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हो, उसको प्रोडक्टिव एक्टिविटी बोलते हैं। पर अगर आप सर्विस भी दे रहे हो, दैट इज ऑल्सो प्रोडक्टिव एक्टिविटी, बिकॉज वो फैसिलिटेट कर रहा है किसी न किसी चीज को, दैट इज ऑल्सो रेवेन्यू जनरेटिंग। एंड बिजनेस ऑपरेशंस विच अफेक्ट सेल्स एंड पे कॉम्पेंसेशन टू सप्लायर्स ऑफ रिसोर्सेज, फिजिकल एज वेल एज मॉनेटरी। बराबर, जो रिसोर्सेज आप लेते हो, कंज्यूम करते हो फॉर बिजनेस एक्टिविटी, वो दो में बांटे गए हैं। एक है फिजिकल, जो मैंने आपको बताया, फिक्स्ड एसेट्स वगैरह सब, और एक मॉनेटरी भी आता है। बराबर, फिजिकल एज वेल एज मॉनेटरी, क्योंकि काफी चीजें आपको मनी में पे करनी होती है। जैसे आपको एक्सपेंस पे करना है तो उसमें आपको पैसे लगेंगे, वो भी एक रिसोर्स है जो आपको लगेगा। जिसमें आपको बताया, सैलरी आप पे करोगे, रेंट पे करोगे, उससे भी आप रिसोर्सेज ही यूज कर रहे हो, क्योंकि आपने रेंट आउट किए होंगे। बिल्डिंग खरीदी नहीं है, बिल्डिंग आपने हायर की है, रेंट पे ली है, तो उसमें आपको मॉनेटरी पेमेंट्स करने पड़ेंगे, रेंट के, लीज के, ठीक है। तो दोनों टाइप के रिसोर्स होते हैं, फिजिकल एज वेल एज मॉनेटरी। फिर है, हेंस फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसिडर्ड एज एन ऑर्गेनिक फंक्शन ऑफ अ बिजनेस एंड हैज राइटली बिकम एन इंपॉर्टेंट वन। बराबर, ऑर्गेनिक मतलब सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है, जो एक फ्लो होता है, अपने आप चीजें होती हैं, आपको सिर्फ उसको डायरेक्शन देना है। फ्लो अगर आप कंट्रोल नहीं करोगे तो आपके खिलाफ भी हो सकता है। जैसे अगर आप ध्यान न दो कि हम कितने में बोरो कर रहे हैं, कितने में उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपसे क्या गलती होगी? आप ज्यादा में बोरो कर लोगे और कम में इन्वेस्ट कर दोगे, तो आप लॉस में आ जाओगे। आ रहा है समझ में? तो बस आपको डायरेक्शन देना है कि भाई जब मैं बोरो करूं तो मेरा माइंडसेट क्लियर होना चाहिए कि मुझे कॉस्ट को मिनिमाइज करना है जितना भी हो सके, और उसको जो मेरा रिटर्न मैं कमा रहा हूं, जो मेरा यूटिलाइजेशन है, उससे मुझे कम ही रखना है, नहीं तो मेरा बिजनेस ही वाइबल नहीं रहेगा। आ रहा है समझ में? तो ये चीजें, आपको चीजों को सिर्फ एक डायरेक्शन देना है, ठीक है। A group of experts defines financial management as simply the task of providing funds needed by the business, ठीक है। फिनांस एक डिपार्टमेंट है,
अपने आप में पूरा बिजनेस नहीं है, एक जस्ट पार्ट है जिसके ऊपर जिम्मेदारी होती है कि बिजनेस में जो भी पैसे की रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपको पूरी करनी है। जैसे अगर मैं फाइनेंस मैनेजर हूं, मैं फाइनेंस फंक्शन देख रहा हूं, तो जब भी जो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट्स होते हैं बिजनेस के अंदर, जो एक्चुअली काम कर रहे हैं, जो रिसोर्सेज कंज्यूम कर रहे हैं, वो जाके किसको पैसा मांगेंगे। जैसे आप एक फैमिली मेंबर हो, आप पापा या मम्मी से पैसे मांगोगे ना, तो आपके पापा या मम्मी या दोनों फाइनेंस मैनेजर है आपके घर के, तो घर में जो भी लोग रहते हैं जिनको भी पैसे की रिक्वायरमेंट है वो जाके फाइनेंस मैनेजर को बोलते हैं कि भाई मेरे को पैसे चाहिए, ये नीड है। और फिर अब उनकी ये ड्यूटी है कि वो कहां से अरेंज कर रहे हैं और वो कैसे लगा रहे हैं, ये सब फाइनेंस मैनेजर का काम है, बरोबर। तो वही लिखा है कि आपको पैसे प्रोवाइड करने हैं, जो भी आपसे बिजनेस एक्टिविटी के लिए पैसे मांग रहा है उसको आपको पैसे देने हैं, ये फाइनेंस वाले का काम है, ठीक है। प्रोवाइडिंग फंड्स नीडेड बाय द बिजनेस और एंटरप्राइज ऑन द टर्म्स दैट आर मोस्ट फेवरेबल, आपके फेवर में होना चाहिए। एक तो कॉस्ट कम से कम होना चाहिए, फिर जो गारंटी सिक्योरिटी देना होता है वो भी कम से कम होना चाहिए, जो टेनोर है वो लॉन्ग टर्म रहे तो अपने लिए अच्छा होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट सबसे कम होना चाहिए। तो ऐसी बहुत सारी टर्म्स होती हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट एक बहुत ही प्राइमरी चीज है जो बोरो करते वक्त देखनी होती है, पर आपको और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। उसका जो टेनोर है, कितने समय के लिए आप ले रहे हो, कम समय के लिए ले रहे हो तो आपके लिए नेगेटिव है क्योंकि आपको जल्दी लौटाने पड़ेंगे। लॉन्ग टर्म है तो अच्छा है, आपके पास टाइम मिल जाता है रीपेमेंट का। फिर उसमें आपने क्या क्या सिक्योरिटी गारंटी दी है, कम से कम गारंटी सिक्योरिटी में आपको बोरिंग करनी है, बराबर। ये सारे बहुत सारे टर्म्स होते हैं जिसको अपन, एक वर्ड आएगा कोवेनेंट्स, कोवेनेंट्स बोलते हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं हर लोन के, वो आपको अपने फेवर में रखने हैं जितना हो सके इन द लाइट ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव। फिर है द अप्रोच दस इज कंसर्न ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली विद द प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स। देखो घूम फिर के हम वहीं आ गए, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स एंड कुड बी वाइडन टू इंक्लूड इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। अब प्रोक्योर करने के लिए आपको इंस्ट्रूमेंट भी इशू करने पड़ सकते हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट, इट्स द, जिस चीज से प्रोक्योर हो रहा है वो इंस्ट्रूमेंट है तो वो भी उसी के अंदर आ जाएगा, इंस्ट्रूमेंट्स। फिर है इंस्टीट्यूशंस, जैसे बैंक्स, आप बैंक से बोरो करते हो उसमें इंस्ट्रूमेंट नहीं लगता, अरे पर इंस्टीट्यूशंस का तो इन्वॉल्वमेंट आ गया ना। अगर इंस्ट्रूमेंट है तो इंस्टीट्यूशन की जरूरत नहीं है, इक्विटी शेयर आप खुद ही इशू कर सकते हो, सर्विसेज आपको लेनी पड़ सकती हैं, दैट्स अ डिफरेंट इशू। तो जब आप इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू बोरो कर रहे हो, आप डायरेक्टली ले रहे हो, डायरेक्टली उस इंसान से जो आपको दे रहा है, अंडरलाइंग जो इंसान है जो सेव करके आपको पैसा दे रहा है, आप डायरेक्टली जब बोरो करते हो उसको बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट्स। और जब आप इनडायरेक्टली बोरो करते हो, आप बैंक से ले रहे हो, अब बैंक के पास भी पैसा खुद का थोड़ी होता है, बैंक के पास भी लोगों का ही पैसा है, सेविंग अकाउंट खोल के, करंट अकाउंट खोल के उन्होंने डाला हुआ है, तो इनडायरेक्टली पैसा आ रहा है। अगर आप बैंक के थ्रू ले रहे हो आपको पता नहीं चलता वो पैसा किसका है, इसीलिए उसको इनडायरेक्ट बोलते हैं। और इंस्ट्रूमेंट में आपको डायरेक्टली पता होता है इंसान का नाम, इक्विटी शेयर होल्डर आपका वो बन जाता है, या वो डिबेंचर होल्डर बन जाता है, या वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर आपका बन जाता है, आपको डायरेक्ट उस इंसान की आइडेंटिटी पता चलती है, इसलिए वो डायरेक्ट होता है। तो जब आप इंस्ट्रूमेंट से ले रहे हो दैट इज अ डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट, और जब आप बैंक से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बोरो कर रहे हो दैट इज एन इनडायरेक्ट वे ऑफ बोरिंग, ठीक है। एंड प्रैक्टिसेस थ्रू विच टू रेज द फंड्स, इट ऑल्सो कवर्स द लीगल एंड अकाउंटिंग रिलेशनशिप बिटवीन अ कंपनी एंड इट्स सोर्सेज ऑफ फंड्स, बराबर। हर बोरिंग का कॉस्ट है, हर बोरिंग में आप बाइंड हो जाते हो, बाइंडिंग एग्रीमेंट होगा, बराबर, टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी, प्रॉपर लोन का डॉक्यूमेंट बनेगा, चार्जेस क्रिएट होंगे, गारंटीज वगैरह एग्जीक्यूट होंगी, बराबर। तो ये सब चीजें होती हैं, बहुत आसान काम नहीं है, तो इसमें बहुत सारे लीगल एज वेल एज अकाउंटिंग एस्पेक्ट भी होता है, ठीक है। तो वो दिया है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज सर्टेनली ब्रॉडर देन प्रोक्योरमेंट, ठीक है। सिर्फ प्रोक्योरमेंट को फाइनेंस नहीं बोल सकते, जब ये फील्ड चालू हुई थी तब एक्चुअली बोरोइंग को ही फाइनेंस बोला जाता था, इन्वेस्टमेंट करना दैट वाज आउटसाइड द पर्व्यू ऑफ फाइनेंस, पर ग्रेजुअली धीरे धीरे फाइनेंस का जो फील्ड है वो बढ़ते गया है, इसलिए आप देखते हो फाइनेंस को फाइनेंशियल मैनेजमेंट बोलते हैं, क्योंकि दायरा बढ़ते जा रहा है, एक्टिविटीज और बढ़ते जा रही हैं, ठीक है। और हम पढ़ेंगे एक और एक्टिविटीज में आएगी, तो सिर्फ प्रोक्योरमेंट इज नॉट फाइनेंस इन टूडेज वर्ल्ड, उसमें वन ऑफ द स्टेप है प्रोक्योरमेंट, फिर आपको इन्वेस्ट भी करना है और भी चीजें आएंगी। तो शुरुआत कहीं ना कहीं प्रोक्योरमेंट से हुई थी, इसलिए लिखा हुआ है फाइनेंशियल मैनेज सर्टेनली ब्रॉडर, बराबर। जहां से शुरुआत हुई थी आज बहुत ज्यादा ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स हो गए हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, देन प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स एंड देयर आर अदर फंक्शंस एंड डिसीजंस टू, जो अपन आगे पढ़ेंगे। अदर सेट ऑफ एक्सपर्ट्स अज्यूम दैट फाइनेंस इज कंसर्न विद कैश, ठीक है। कुछ लोगों का बोलना है फंड्स मतलब कैश, मतलब बैंक और जो भी दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स भी होते हैं वो सब कैश में मानते हैं,
कैश को बहुत ही ब्रॉड वे में वो देखते हैं, ऐसे भी कुछ लोग हैं। सिंस एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व्स कैश डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, क्योंकि बैंक में पैसा भी कहां से गया, कैश से ही गया था। इलेक्ट्रॉनिक मनी भी कन्वर्ट कहां से होता है, कैश से ही होता है ना। तो इनका बोलना है रूट कॉज कैश ही है, कि मनी जो इशू होता है, जो गवर्नमेंट इशू करती है, दैट इज कैश। उसको फिर आप अलग अलग फॉर्म में बदलते हो, बट उसका बेस कैश ही होता है। तो उनका बोलना है फंड्स का मतलब कैश होना चाहिए, ऐसे कुछ एक्सपर्ट्स का बोलना है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, फाइनेंस में बी अज्यूम्ड टू बी कंसर्न्ड विद एवरीथिंग दैट टेक्स प्लेस इन द कंडक्ट ऑफ अ बिजनेस, ऑब्वियसली इट इज टू ब्रॉड। ठीक है, तो इनका बोलना है कैश का ही लेना देना है। तो अगर आप कैश को मैनेज कर रहे हो, दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो उन्होंने सिंप्लीफाई कर दिया कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कैश मैनेजमेंट। क्रेडिट वाला एलिमेंट वो बोलते हैं कि नहीं आना चाहिए, जबकि एक्चुअल में क्रेडिट भी आता है, कि फ्यूचर में ट्रांजैक्शंस होने वाले होते हैं, फ्यूचर की भी चीजें हम देखते हैं ना, तो क्रेडिट एस्पेक्ट भी आ जाता है। तो फंड्स का थोड़ा सा जो दायरा है वो बहुत ब्रॉड होता है, उसमें कैश एज वेल एज क्रेडिट भी आता है। पर कुछ एक्सपर्ट ऐसे भी हैं जिनका मानना है कि फंड्स इज इक्वल टू कैश, ऐसे भी ओपिनियन है। द थर्ड सेट ऑफ पीपल, ठीक है, अलग अलग सेट ऑफ पीपल, अलग अलग सोचने वाले जो लोग हैं, आपको खुद ही आप देखते हो, आपके घर में ही आप देखते हो कि एक ही टॉपिक के बारे में अलग अलग लोगों की अलग अलग राय होती है। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसको आपको नेगेटिवली नहीं देखनी है, इसको पॉजिटिवली देखनी है कि हर इंसान यूनिक है, उसकी खुद की सोच है और इसलिए वो यूनिक है, इसलिए वो ब्यूटीफुल है। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऐसा ही है। फाइनेंस वर्ड या फाइनेंशियल मैनेजमेंट के स्कोप पे भी सबकी राय एक जैसी नहीं है, अलग अलग है। जो ज़्यादा रेलिवेंट है, जो सबसे ज़्यादा लोगों को सही लगती है, वो यूज होती है। ठीक है, पर एक्सट्रीम ओपिनियंस यहां पे भी होती हैं। द थर्ड सेट ऑफ पीपल हुज पॉइंट ऑफ व्यू हैज बीन वाइडली एक्सेप्टेड, दिया है थर्ड, जिनका वाइडली एक्सेप्ट किया गया है, कंसिडर्स फाइनेंशियल मैनेजमेंट एज प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स। वो तो पहले भी था, पहले भी सेट ऑफ पीपल ये तो मानते ही थे, इन्होंने और ब्रॉड कर दिया है। एंड इफेक्टिव यूटिलाइजेशन, ठीक है, दो चीजें हम पढ़ चुके थे। Though there are other organizations like schools, associations, government agency, etc., where funds are procured and used, so financial management has not only to see that funds can be raised for installing plant and machinery at a cost, but it has also to see that additional profits adequately compensate for the cost and the risk borne by the business while setting up the project. बराबर, एडिशनल आगे क्या होगा ये भी आपको सोचना है। काफी जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, बिजनेस होते हैं, वो सिर्फ इनिशियल चीजें देखते हैं कि इनिशियली कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा। अरे पर अगर उस प्रोजेक्ट के अंदर 2 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद और इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, ऐसा अगर वो फील्ड है, जिसमें आपको बताया था टेक्नोलॉजी में आपको इन्वेस्ट करते रहना पड़ता है, तो वो चीजें भी देखनी है, वो चीजें भी आपको इसमें इनकॉर्पोरेट करनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसा है। तो आपको सिर्फ फंड्स का ये नहीं देखना है, आपको और भी चीजें, फ्यूचरिस्टिक जो चीजें हैं, और भी जो एक्टिविटीज आपको फ्यूचर में करनी पड़ सकती हैं जो इसी से रिलेटेड है, वो भी चीजें आपको ध्यान देनी है। Thus, from the point of view of corporate unit, financial management is related not only to fund raising, ठीक है, जो बार बार आ रहा है, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स तो है ही, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन भी है ही, ये दो चीजें तो है ही, इसके आगे क्या, बट encompasses मतलब includes wider perspective of managing the finances for company efficiently इन द डेवलप्ड स्टेट ऑफ अ कैपिटल मार्केट। ठीक है, अगर कोई कंट्री का कैपिटल मार्केट डेवलप्ड है, एफिशिएंट है, मतलब बहुत फ्रीक्वेंटली उसमें ट्रांजैक्शंस होते हैं, लोगों के पास नॉलेज है, बरोबर, बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन लेवल है, वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा हैं, तो वो बहुत मेच्योर कैपिटल मार्केट माना जाता है। तो इन अ डेवलप्ड स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट रेजिंग फंड्स इज नॉट अ प्रॉब्लम, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट्स आप आसानी से इशू कर सकते हो। कैपिटल मार्केट को आप प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट मान लो। प्राइमरी मार्केट मतलब जो आप इनिशियल पब्लिक ऑफर सुनते रहते हो, आईपीओ, और सेकेंडरी मार्केट मतलब स्टॉक मार्केट। ठीक है, तो यही होता है कैपिटल मार्केट। तो अगर आपका कैपिटल मार्केट अच्छा है, बहुत साउंड है, बहुत मेच्योर है, इंफॉर्मेशन सबके पास है, बहुत ज़्यादा लोग उसको पार्टिसिपेट करते हैं उसमें, तो बहुत मेच्योर कैपिटल मार्केट माना जाता है। तो उसमें अगर एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है तो वो मेच्योर है और आपको पैसे बोरो करने में दिक्कत नहीं होगी। जैसे मैं इक्विटी इशू लाना चाहता हूँ, मुझे पता है वो सक्सेस होगा क्योंकि मार्केट मेच्योर है, बहुत ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करते हैं, और अगर मैं अच्छा हूँ तो मेरा आईपीओ या जो मेरा इशू है वो भी सक्सेस होगा। यही होता है डेवलप स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट। कोई मिस इन्फॉर्मेशन नहीं, एनालिस्ट बैठे हैं, गवर्नमेंट बैठी है, सेबी बैठा है, हर चीज़ एक फ्लो के थ्रू जा रही है, तो वो अगर आप सही हो तो सही चीज़ होगी। ठीक है, तो वो फंड रेजिंग इतना प्रॉब्लम नहीं है,
आपको किसी इंस्टीट्यूशन पे डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली लोगों से पैसा ले सकते हो मार्केट के थ्रू, क्योंकि वो एफिशिएंट है, ठीक है। तो दिया है द रियल प्रॉब्लम इज टू पुट द कैपिटल रिसोर्सेज टू एफिशिएंट यूज थ्रू इफेक्टिव फाइनेंशियल प्लानिंग। अब उसको लगाने में आपको मेहनत ज्यादा लगेगी, पैसा लाना तो आसान है पर पैसे को प्रॉफिटेबली यूटिलाइज करना मुश्किल है, क्योंकि नहीं कर पाए तो नुकसान होगा, वापस कैसे करोगे, समझ में आ रहा है। उससे कैपिटल मार्केट पे भी इफेक्ट होता है। अगर पैसे बोरो करके कंपनियां उस पर रिटर्न नहीं दे पा रही हैं, उसको लौटा नहीं पा रही हैं, लॉसेस हो रहे हैं, कंपनियां इंसॉल्वेंट हो रही हैं, तो कैपिटल मार्केट पे भी फर्क पड़ता है, उसका लोगों के सेंटिमेंट्स पे फर्क पड़ जाता है। सोच के देखो, जैसे बैंक आजकल एक दो डूब गई हैं, बैंक में भी बैंक जैसा इंस्टीट्यूशन भी पैसे डुबा रहा है, जहां पैसे रखे ही क्यों जाते हैं, ताकि वो सेफ रहें। ये सोच के हम चैन की नींद सोते हैं, और वहां भी आपके पैसे अगर डूबेंगे तो सोचो पूरे बैंकिंग सेक्टर में ही बवाल आ गया। तो ये चीजें होती हैं। कैपिटल मार्केट में भी ऐसा ही कुछ हुआ, अगर एक कंपनी भी डूबी, एक कंपनी ने भी पैसे नहीं लौटाए, तो पूरा मार्केट डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा है। द रियल प्रॉब्लम इज टू पुट द कैपिटल रिसोर्सेज टू एफिशिएंट यूज थ्रू इफेक्टिव फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन एंड फाइनेंशियल कंट्रोल। ये सारे स्टेप्स हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के। एंड टू डील विद टास्क लाइक एंश्योरिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स, बरोबर, पैसे इतने बोरो करो कि हर वक्त पैसे अवेलेबल रहे, ताकि कोई अपॉर्चुनिटी आपको दिखे तो आपके पास पैसा होना चाहिए। अपॉर्चुनिटी को टैप कब कर सकते हैं, जब आपके पास पैसा हो। कोई प्रोजेक्ट आ रहा है पर आपके पास पैसा ही नहीं है, और बोरो करेंगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा, तब तक अपॉर्चुनिटी निकल जाएगी, आपके लिए रुकेगी थोड़ी। तो काफी बिजनेस ऐसे भी होते हैं जो अपॉर्चुनिटी पे डिपेंड करते हैं, उनको पैसे अवेलेबल भी रखने पड़ते हैं। आप देखोगे ना, बहुत सारे लिस्टेड कंपनीज का कैश एंड बैंक बैलेंस देखो, बौखला जाओगे आप। 1000 करोड़ का बैंक बैलेंस क्यों रखा है भाई? 1000 करोड़ सोच के देखो जस्ट, 1000 करोड़ बैंक बैलेंस है, यानी सेविंग अकाउंट में पड़ा है या करंट अकाउंट में पड़ा है। करंट अकाउंट में तो इंटरेस्ट भी नहीं मिलता। तो पागल लोग हैं क्या? तो ये बिजनेस ही ऐसे होते हैं कि आपको कुछ पैसे रखने पड़ते हैं ताकि टाइम पे आप अपॉर्चुनिटी को टैप कर पाओ। तो आप ये देखो, मैं वही बोल रहा हूं, ये पूरी जो आप फील्ड पढ़ रहे हो, इसमें थोड़ा आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, थोड़ा गूगल करना पड़ेगा, और मेरे साथ साथ ये चीजें रिसर्च करते जानी पड़ेगी। तो आज आप रैंडम 2-4 जो बड़े ग्रुप्स होते हैं उनका गूगल करके सिर्फ कैश एंड बैंक बैलेंस देखो। रिलायंस मैंने आपको बता ही दिया है, रिलायंस इंडस्ट्री का देखो, टाटा ग्रुप में कोई भी टाटा सन्स या कोई भी टाटा मोटर्स, टाटा की कोई भी कंपनी का, या बड़े जो भी है महिंद्रा एंड महिंद्रा है, इन सब बड़े ग्रुप्स का सिर्फ आप 31 मार्च 2019 का आप सिर्फ क्या देखो, बैंक बैलेंस देखो, आपको एक आइडिया आ जाएगी। तो हजारों करोड़ों रुपए वो बैंक बैलेंस मेंटेन करते हैं, क्योंकि उनका बिजनेस ही ऐसा है कि उनको प्रोजेक्ट्स आते रहते हैं, और प्रोजेक्ट्स का फायदा वो तभी ले पाएंगे जब हाथ में कुछ पैसे होंगे, ठीक है। तो ये लोग लिक्विड फंड्स बहुत ज्यादा रखते हैं। तो लिक्विड फंड्स रखने की भी एक रिक्वायरमेंट होती है काफी सारे बिजनेस में, खासकर अगर आप रियल एस्टेट में हो। सोच के देखो, मैं रियल एस्टेट हूं, डीएलएफ, या बहुत सारे जो बड़े बड़े सहारा ग्रुप है, जो काफी हैं, काफी जो डेवलपर्स वाली फील्ड में है, तो उसमें तो पैसा आपको बहुत रखना पड़ेगा कि आपको अगर कोई प्रोजेक्ट आया, कोई डेवलपिंग के लिए कोई स्कीम आई, तो आपके पास पैसा होना चाहिए। खाली जेब से बिजनेस होता नहीं है, ठीक है। तो ये चीज आएगी, आपको सबसे हर वक्त ये देखनी है कि पैसे हर वक्त अपने पास अवेलेबल होने चाहिए सफिशिएंट, ताकि कोई अपॉर्चुनिटी है तो हम टैप कर पाए। अलोकेटिंग देम फॉर डिफरेंट यूजेस, ठीक है, अलग अलग फिक्स एसेट, करंट एसेट, अलग अलग जगह आप उसको यूटिलाइज करोगे। मैनेजिंग देम, मैनेज करो, कहीं से फ्री होके आ गए तो फिर कहीं लगाना पड़ेगा, कहीं ऑलरेडी लगाए हैं और लगाने की नीड आएगी। तो ये चीजें आपको मैनेज करनी है, डे टू डे उसको कंट्रोल करना है और देखते रहना है कि और पैसे लगाने हैं या कुछ पैसे विड्रॉ करने हैं, तो विड्रॉ किए तो फिर और कहां लगाऊं, और लगाने हैं तो फिर लाऊं कहां से। यही आपका रोज का काम है। एलोकेटिंग देम, मैनेजिंग देम, इन्वेस्टिंग फंड्स, बराबर, जब भी सरप्लस पैसे आ जाएंगे या कुछ पैसे एक्स्ट्रा पड़े हैं तो उसको कैसे इन्वेस्ट करें, कहां इन्वेस्ट करें। कंट्रोलिंग कॉस्ट, बराबर, जब भी आप बोरो कर रहे हो, आप कॉस्ट इंकर कर रहे हो, उस पर आपको इंटरेस्ट पे करना है, इक्विटी शेयर्स पे डिविडेंड पे करना है, आपकी कुछ ना कुछ कॉस्ट लगी हुई है, ठीक है। फोरकास्टिंग फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स, डूइंग प्रॉफिट प्लानिंग एंड एस्टिमेटिंग रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। जो भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो उस पर आप कितना कमा रहे हो, ताकि आप ये देख पाओ कि आप प्रॉफिट में हो कि नहीं, ठीक है। एंड असेसमेंट ऑफ द वर्किंग कैपिटल, जो मैंने आपको बताया कि जो करंट एसेट्स होते हैं, जो स्टॉक है, डेटर है, उसमें आपका भी पैसा लगा होता है। कुछ पैसा बाहर से आएगा, कुछ पैसा क्रेडिट पे आपने लिया है, रॉ मटेरियल आपको क्रेडिट पे मिल जाएगा,
कहीं ना कहीं से, जैसे ओवरड्राफ्ट भी आपने ले लिया, कुछ ना कुछ क्रेडिट एलिमेंट होता है, पूरा पैसा आपका नहीं होता है। तो जितना पैसा आपका लगा हुआ है वो होता है वर्किंग कैपिटल। मतलब टोटल जो करंट एसेट्स होते हैं हम उसमें से बाहर का पैसा जो है माइनस कर लेते हैं, जिसको हम करंट लाइबिलिटी बोलते हैं। बाहर की करंट लाइबिलिटी माइनस कर दी तो बचे हुए पैसे हमारे लगे हुए हैं, हमारा उसमें पैसा इन्वेस्ट किया गया है, ठीक है, तो वो होता है वर्किंग कैपिटल। तो इन्वेस्टमेंट के एंगल से देखें तो हम दो ही जगह पैसे लगाते हैं, एक है फिक्स्ड एसेट और दूसरा है वर्किंग कैपिटल। करंट एसेट नहीं बोल रहा क्योंकि पूरे करंट एसेट में हमारा पैसा नहीं होता है, कुछ ना कुछ क्रेडिट हमको मिलता है। तो करंट एसेट के अंदर जो हमारा पैसा है वो होता है वर्किंग कैपिटल। तो इन्वेस्टमेंट जब भी वर्ड आएगा उसमें दो बेसिक नाम आएंगे, एक है फिक्स्ड एसेट्स और एक है वर्किंग कैपिटल, ठीक है। चैप्टर के नाम भी है वर्किंग कैपिटल, पूरा चैप्टर भी हम पढ़ने वाले। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये सारी चीजें उसके अंदर आएंगी। फाइनेंशियल मैनेजमेंट टू बी मोर प्रिसाइज इज दस कंसर्न्ड विथ, बराबर। अब हम टॉपिक पे आ रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट तो है ही कि पैसा कहाँ यूटिलाइज करना है, फिर है फिनांसिंग मतलब प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स, ये दो तो आप पढ़ चुके हो। अब आता है तीसरा एलिमेंट, वो है डिविडेंड डिसीजन, कि अगर आप एक कॉर्पोरेट हो तो आप इक्विटी और प्रेफरेंस से आप पैसा लेते हो तो आपको डिविडेंड का भी डिसीजन लेना था। तो प्रेफरेंस शेयर्स में तो आपको पता ही है कि डिविडेंड फिक्स होता है, प्रॉफिट है तो देना ही है, आपके पास डिसीजन थोड़ी है, वो तो प्रॉफिट अवेलेबिलिटी डिपेंड है। प्रॉफिट अवेलेबल है तो यू हैव टू पे, प्रॉफिट अवेलेबल नहीं है तो क्यूमुलेटिव रहता है, वो नेक्स्ट ईयर आपको पे करना है जब भी प्रॉफिट आएगा। तो प्रेफरेंस शेयर में डिविडेंड इज नॉट अ डिसीजन, इट्स फिक्स्ड कि आपको देना है। डिसीजन कहां होता है? इक्विटी में। आपको पता है इक्विटी का डिविडेंड फिक्स नहीं होता और वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करते हैं कि जो भी अवेलेबल प्रॉफिट बचा है फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स उसमें से कितना प्रपोर्शन आपको बांटना है एज अ डिविडेंड और कितना रिटेन रखना है फॉर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स। तो ये ही डिसीजन है कि जो भी कमाई है पूरी बांटे या उसका एक प्रपोर्शन बांटे या कुछ भी नहीं बांटे। तो ये पॉलिसी जो होती है वो होती है डिविडेंड पॉलिसी और ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करते हैं। यस, शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लगता है बट डिसीजन जो है, जो प्रपोर्शन डिसाइड होता है वो बोर्ड के हाथ में होता है। बोर्ड रिकमेंड करता है कि कितना डिविडेंड बांटना चाहिए जो भी अवेलेबल प्रॉफिट आपके पास होते हैं, ठीक है। तो बार बार जो डिविडेंड डिसीजन आएगा वी आर टॉकिंग अबाउट इक्विटी डिविडेंड। इक्विटी डिविडेंड बांटना है नहीं बांटना है, कितना बांटना है, ये सब होता है डिविडेंड डिसीजन और ये भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ही पार्ट है। अब सर इसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या लेना देना है? अरे भाई डिविडेंड कैसे दोगे? डिविडेंड क्या है? पैसा है ना भाई, पैसा देना पड़ेगा। पैसा कहां से आया? कमाई से आया। कमाई कहां से आई? बोरोइंग से आई। तो ये सब लिंक पैसे की है। तो जो भी आपके पास पैसा है अगर आप वो बांट दोगे तो फ्यूचर के लिए पैसा कम बचेगा। अब फिर फ्यूचर के लिए पैसा अगर कम बचेगा तो फ्यूचर की बोरोइंग बढ़ जाएगी, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स बदल जाएंगी। इसीलिए एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पार्ट है क्योंकि इसका कनेक्शन फिनांसिंग और इन्वेस्टमेंट से ही है। अगर आपको पता है कि मुझे अगले साल पैसे चाहिए तो आप डिविडेंड बांट क्यों रहे हो? या कम बांटो ना, क्योंकि आपको और पैसे की नीड है। आज आप डिविडेंड बांट रहे हो, पूरा पैसा आपने खाली कर दिया, फिर कल बोल रहे हैं मेरे पास प्रोजेक्ट के लिए पैसे नहीं है, फिर आप बोरिंग मांग रहे हो, उस पर कॉस्ट बैठ रही है, बरोबर। तो ये चीजें हैं, सब इंटरकनेक्टेड है। ये अपन पढ़ेंगे फाइनेंसिंग, इन्वेस्टमेंट एंड डिविडेंड, तीनों इंटरकनेक्टेड हैं। तीनों जो डिसीजंस होते हैं तीनों एक साथ लिए जाते हैं, तीनों का एक दूसरे पे इफेक्ट होता है। तो आप आइसोलेशन में बस फाइनेंसिंग का मैं अलग लूंगा डिसीजन, तब मैं इन्वेस्टिंग के बारे में नहीं सोचूंगा, ऐसा कैसे होगा? इन्वेस्टमेंट फाइनेंसिंग हो ही किसके लिए रही है? इन्वेस्ट करने के लिए हो रही है। तो बिना इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग किए आप फाइनेंसिंग कैसे करोगे? अरे समझ में? तो ऐसे लिंक है। इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको ये देखना पड़ता है कि फाइनेंसिंग हो भी पाएगी कि नहीं। अगर मेरे पास 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, अरे भाई 1000 करोड़ में रेज कर पाऊंगा कि नहीं, ये भी तो सोचना पड़ता है ना। रिलायंस थोड़ी हो आपकी 1000 करोड़ है चलो मिल जाएंगे, अज्यूम नहीं कर सकते। यू हैव टू चेक कि उतनी फाइनेंसिंग हम ले पाएंगे कि नहीं, उतने पैसे हमारे पास है कि नहीं है। तो इसीलिए दोनों इंटरडिपेंडेंट है, दोनों इंटरडिपेंडेंट है। सब पढ़ेंगे अपन डिटेल में। तो तीन ऐसे चीजें आपको ख्याल में रखनी है। द स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट में तीन बड़े डिसीजन है, फाइनेंसिंग डिसीजंस, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस एंड डिविडेंड डिसीजंस, ठीक है। पूरा चैप्टर इसी के आगे पीछे घूमेगा। आगे बढ़ते हैं। सच डिसीजंस हैव टू टेक केयर ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर्स, ठीक है। किसके नजरिए से आपको सारे डिसीजन लेने हैं? शेयर होल्डर्स। फाइनेंस मैनेजर को अपना पर्सनल इंटरेस्ट नहीं देखना है। आप एक मीडिएटर हो, बिजनेस किसका है? शेयर होल्डर का है। तो आपको शेयर होल्डर के एंगल से शेयर होल्डर के इंटरेस्ट में सारे डिसीजन लेने हैं जिससे शेयर होल्डर की वेल्थ बढ़े, शेयर होल्डर का प्रॉफिट बढ़े, शेयर होल्डर की वेल्थ बढ़े, ठीक है।
दे आर अपहेल्ड बाय मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्या है कि शेयर होल्डर्स का वेल्थ बढ़े, उनकी वैल्यू जो है शेयर्स की बढ़ते रहे। इस नजरिए से हमको डिसीजन लेने हैं। कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं लेना है जिससे शेयर की वैल्यू कम हो जाएगी, तो वो शेयर होल्डर के इंटरेस्ट में नहीं माना जाएगा। ठीक है, विच डिपेंड्स अपॉन इंक्रीज इन द नेटवर्थ ऑफ द कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस प्लस फ्लोड बैक प्रॉफिट्स फॉर ग्रोथ एंड प्रोस्पेरिटी ऑफ द कंपनी। कि जो भी आप पैसा बोरो कर रहे हो या लगा रहे हो वो तो है ही, प्लस जो आप उस पर कमा रहे हो, ऐड करते जा रहे हो हर साल, उससे आपकी वेल्थ बढ़ती है। प्रॉफिट ज्यादा तो वेल्थ भी बढ़ेगी। अगर आपके प्रॉफिट्स ही नहीं है तो आपकी वेल्थ कैसे बढ़ेगी? डायरेक्ट कनेक्शन है। क्या लॉस मेकिंग कंपनी में शेयर होल्डर्स की वेल्थ बढ़ती है क्या? नहीं, वो तो इरोड होती है, माइनस होते जाती है। तो कहीं ना कहीं अगर आप प्रॉफिट कमाते जा रहे हो, प्रॉफिट बचाते जा रहे हो, रिटेन करते जा रहे हो, तो आपकी वेल्थ बढ़ते जाएगी और उसका इफेक्ट शेयर की प्राइस पे भी पड़ेगा। तो वो दिया है, इट इज फॉर सच रीजंस दैट मार्केट इज प्रिपेयर्ड टू पे लोअर और हायर प्राइस फॉर द शेयर्स ऑफ सम कंपनी एंड द अदर। ठीक है, अलग अलग प्राइस क्यों होती है? क्योंकि सबकी प्रॉफिट्स अलग है, सबका जो नेटवर्थ है वो अलग अलग होता है और सबका जो फ्यूचर आउटलुक है वो भी अलग अलग होता है। इसीलिए कुछ शेयर्स के प्राइस कम होते हैं, कुछ शेयर के प्राइस ज्यादा भी होते हैं। तो ये डिफरेंशिएशन बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। नेचर ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट देयरफॉर कैन बी जज्ड बाय द स्टडी ऑफ नेचर ऑफ इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग एंड डिविडेंड डिसीजंस। ठीक है, तो आपका पूरा जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है ये 3 चीजों में बटा है: इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, फाइनेंसिंग डिसीजंस एंड थर्ड इज डिविडेंड डिसीजंस। ठीक है, तीनों के तीनों क्या है? इंटरलिंक्ड है, इंटरडिपेंडेंट है। और एक डिसीजन अगर आप ले रहे हो तो दूसरे एलिमेंट्स के बारे में भी सोचना जरूरी है क्योंकि उनका इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको क्यूमुलेटिवली देखनी है। अब पहला एलिमेंट स्टार्ट करते हैं। 3 एलिमेंट्स पढ़ लिए अपन ने, पहला एलिमेंट उससे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एलिमेंट इज इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। बिजनेस कहां इन्वेस्ट करेगा? तो मैंने आपको बता दिया, आपके माइंड में 2 चीजें आनी चाहिए। फर्स्ट इज फिक्स्ड एसेट्स और दूसरा है वर्किंग कैपिटल। तो जब भी इन्वेस्टमेंट वर्ड आएगा मतलब 2 ही नाम आपके माइंड में आने चाहिए, दैट इज फिक्स्ड एसेट एंड सेकंड इज वर्किंग कैपिटल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्वेस्टमेंट्स ऑर्डिनरीली मींस यूटिलाइजेशन ऑफ मनी। ठीक है, पैसा लगाना, जिस पर्पज से आपने लिया था वो पर्पज है यूटिलाइजेशन। ठीक है, और यूटिलाइज क्यों कर रहे हैं? ताकि हम उससे कुछ ना कुछ कमा पाए, डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। जैसे मैं कहीं शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहा हूं, कहीं डायरेक्ट एसेट में इन्वेस्ट कर रहा हूं, जिससे डायरेक्टली पैसा मिलता है, इंटरेस्ट डिविडेंड मिलता है, तो वो डायरेक्ट है, उसकी कमाई पता चल जाती है। पर जब आप फिक्स एसेट ले रहे हो आपको पता थोड़ी चलता है। जब मैं मशीन ले रहा हूं, मुझे क्या पता उस मशीन से मैं कितना कमाऊंगा? कि मशीन से डायरेक्ट थोड़ी कमाते हैं, मशीन से सेल जनरेट होती है, फिर सेल में बहुत सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी होते हैं जो माइनस होकर आपको पता चलता है। और सिर्फ मशीन से आप नहीं कमाते हो, इट्स अ असेंबली ऑफ ऑल फिक्स्ड एसेट्स। सिर्फ मशीन आप लगाओगे, बाकी एसेट्स नहीं लोगे तो कमाओगे कैसे? तो इंडिविजुअल फिक्स्ड एसेट्स से आप नहीं कमा पाते हो, तो वो पता नहीं चलता। आ रहा है ख्याल में? इसीलिए ये सब दिक्कतें हैं कि 1 to 1 डायरेक्ट नहीं पता चलेगा कि मैं एक बिल्डिंग ले रहा हूं तो अब बताओ मैं कितना कमाऊंगा। अरे बिल्डिंग से डायरेक्टली थोड़ी कमाओगे, बिल्डिंग से सेल जनरेट होगी। सारे एसेट्स जब इंस्टॉल होंगे, एक सेटअप रेडी होगा तो उससे सेल होगी, और सेल से फिर बहुत सारे एक्सपेंसेस माइनस करके तब आपको पता चलेगा कि आपने उससे कितना कमाया। ठीक है, फॉर प्रॉफिट्स और रिटर्न्स, यूटिलाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट कमाना। दिस कुड बी डन बाय क्रिएटिंग फिजिकल एसेट्स। ठीक है, जो मैंने आपको बता दिए, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर, कार, कंप्यूटर, सब कुछ विथ मनी एंड कैरिंग ऑन बिजनेस और परचेसिंग शेयर्स। जो मैं इन्वेस्टमेंट बोल रहा हूं बार बार, इन्वेस्टमेंट मतलब शेयर्स या इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करना जिससे आपको डायरेक्टली पैसा मिलता है और आपको पता रहता है कि कितना मिलने वाला है। ठीक है, परचेसिंग शेयर्स, डिबेंचर्स ऑफ अ कंपनी और समटाइम्स दो एरोनियसली परचेसिंग अ कंज्यूमर ड्यूरेबल लाइक बिल्डिंग। बराबर, कंज्यूमर जो हम कंज्यूम करते हैं, जिसको हम फिक्स एसेट ही बोलते हैं, फिजिकल एसेट ही बोलते हैं, तो वो भी यूटिलाइज होता है। तो काफ़ी एसेट्स अलग अलग होते हैं, कुछ एक ही साल में कंज्यूम हो जाते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स देते हैं। तो हर एसेट की एक यूटिलिटी होती है बिजनेस में। कोई भी एसेट आप मतलब बिना रीजन नहीं लेते हो, तो कुछ का बेनिफिट 1 साल होगा, उसमें भी कुछ ना कुछ आपको बेनिफिट तो मिलेगा ही मिलेगा।
कुछ का लॉन्ग टर्म होता है, तो लॉन्ग टर्म तक आपको बेनिफिट मिलता है, ठीक है। इन एन इकोनॉमी मनी फ्लोज फ्रॉम वन टाइप ऑफ बिजनेस टू अनदर डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉफिट एक्सपेक्टेड, बराबर। तो अगर आप ओवरऑल फाइनेंशियल फील्ड में देखो तो हो क्या रहा है, सिर्फ पैसे इधर के उधर हो रहे हैं। अगर आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो तो आप पैसा अट्रैक्ट कर रहे हो। सेम अगर आप वर्ल्ड लेवल पे देखो तो पैसा कंट्री टू कंट्री फ्लो हो रहा है। इंडिया अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो इंडिया के पास पैसे आते हैं, इंडिया खराब परफॉर्म करता है, लोग इंडिया से पैसे विड्रॉ करके चाइना में लगा देंगे या जो भी अच्छा परफॉर्म करेगा वहां लगा देंगे। तो ये हर जगह ऐसे ही हो रहा है। वर्ल्ड लेवल पे देखोगे तो कंट्री टू कंट्री पैसा फ्लो हो रहा है, कंट्री के अंदर देखोगे तो ये हो रहा है, एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस। जो अच्छा बिजनेस है वहां पैसा आता है, जो खराब बिजनेस है, जो लॉस में चल रहा है, वहां से लोग पैसा विड्रॉ करते जाएंगे। तो यही होता है, फंड ऐसे ही फ्लो होते रहते हैं, ठीक है। Depending upon the profits expected or in the capital market, security of a concern are purchased or sold in the expectation of higher or lower profits or gains, ठीक है। लोग पास से ही फ्यूचर को जज करेंगे ना। अगर आज आप लॉस में हो तो लोग आज ही डर जाएंगे और आज ही आपके शेयर्स बेच देंगे और आपके मतलब बिजनेस से पैसे आउटफ्लो होते जाएंगे, या आपकी जो शेयर की प्राइस है वो कम होते जाती है। अगर लोग सिर्फ सेल कर रहे हैं, डिमांड सप्लाई आपने पढ़ाई होगा इकोनॉमिक्स में, अगर लोग बाय करते जा रहे हैं तो वो डिमांड है, उससे प्राइस बढ़ते जाएगी। और अगर सप्लाई है मतलब सेलिंग हो रही है, सब सेल ही कर रहे हैं, तो प्राइस कम होते जाती है। सेलर्स ज़्यादा होते हैं तो प्राइस कम होते जाती है, बायर्स ज़्यादा हैं तो उससे प्राइस बढ़ते जाती है। इकोनॉमिक्स का बेसिक आपको पता होगा, या आगे आएगा तो मैं आपको एक्सप्लेन करते जाऊंगा, ठीक है। तो बस पूरा एक्सपेक्टेशन का खेल है। तो हर इंसान की एक्सपेक्टेशन अलग अलग होती है। कुछ लोग बोलते हैं कि लॉस है तो चलो लॉस तो ऑलरेडी है, अब तो जो भी होगा अच्छा ही होगा, रिकवर होगा, प्रॉफिट्स में जाएगी। तो कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि डाउनफॉल है तो अब अपफॉल आएगा, कुछ लोग सोचते हैं डाउनफॉल है तो और डाउनफॉल होगा। तो दोनों टाइप के ओपिनियंस होते हैं, इसीलिए कोई शेयर बेचता है और कोई शेयर खरीदता है। सोच के देखो, अगर कोई कंपनी लॉस में है, आप बेच रहे हो, और लेकिन कोई खरीद भी तो रहा है ना, वो पागल है क्या? बस एक्सपेक्टेशन का फर्क है। आपको लगता है कि कंपनी लॉस में है तो अब और बुरा होने वाला है उसके साथ, और लॉस बढ़ते जाएंगे। पर जो खरीद रहा है वो सोचता है कि अब कंपनी उसको टर्न अराउंड करेगी, प्रॉफिटेबल हो जाएगी और फ्यूचर में वो कमाएगा। तो बस यही है, एक ही चीज है, ओपिनियन अलग अलग है और इसीलिए ट्रांजैक्शंस होते जाते हैं, ठीक है। However, within a firm, a finance manager decides that in which activity resources of the firm are to be channelized, बराबर। बिजनेस के अंदर सारे डिसीजंस कौन लेगा? फाइनेंस मैनेजर। वो सोचेगा कि प्रोडक्शन के लिए कितना देना है, परचेसिंग के लिए कितना देना है, मार्केटिंग के लिए कितना देना है, एचआर को कितना देना है, डिस्पैच वालों को कितना देना है। अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स आपने बना के रखे हैं, पैसे तो सब लोग मांगने आएंगे, पैसे सब लोग मांगने आएंगे, पर किसको कितना कब देना है ये फाइनेंस मैनेजर तय करेगा, ठीक है। तो ये दिया है, इन विच एक्टिविटी रिसोर्सेज ऑफ द फर्म आर टू बी चैनलाइज्ड एंड मोर इंपॉर्टेंट हु शुड बी इंटरेस्टेड विद द फाइनेंसिंग डिसीजंस, ठीक है। तो फाइनेंस मैनेजर सब चीजें तय करेगा। फाइनेंस मैनेजर सबसे बड़े और मेजर डिसीजंस लेता है और फिर कुछ डिसीजंस वो बांट भी सकता है दूसरे लोगों को। फिर है दिया है, जो आप एग्जाम्पल दिया है कि हर डिपार्टमेंट को तो यही लगेगा ना कि मुझे पैसे चाहिए, मैं आपको कमा के दूंगा। हर इंसान जब पैसे मांगने आएगा तो वो सपने तो दिखाएगा ही ना। फाइनेंस मैनेजर को अपना दिमाग लगाना है कि किसके सपने सच हैं, किसके सपने रियलिस्टिक हैं, और कॉस्ट के हिसाब से कौन ज्यादा कमा के दे सकता है, वहां पे पैसे देने, ठीक है। तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, आपको ध्यान देना है। अब मार्केटिंग मैनेजर, ठीक है, मार्केटिंग वाला क्या बोलेगा? मैं इतना इतना मेरे को बजट दो, मैं मार्केटिंग करूंगा, आपको इतने अमाउंट की सेल जनरेट करके दे दूंगा। वो सेल के सपने दिखाएगा, ठीक है। अब मार्केटिंग मैनेजर में लाइक टू हैव न्यू शोरूम, अ प्रोडक्शन मैनेजर अ न्यू लैथ मतलब मशीन का नाम है। तो प्रोडक्शन वाला बोलेगा मशीन, न्यूएस्ट टेक्नोलॉजी जो होगी उसकी मशीन आप लाके दो, तो मैं आपको इतने समय में इतना ज्यादा प्रोडक्शन करके दूंगा, हाई क्वालिटी, कम टाइम में। तो वो अपने सपने दिखाएगा। पर्सोनल मैनेजर यानी एचआर, हायर वेजेस फॉर लेबर, वो बोलेगा लेबर की पगार बढ़ाओ, तो लेबर की एफिशिएंसी बढ़ेगी, वो कम टाइम में ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे, उनके जो डिफेक्टिव्स हैं या जो भी वो नुकसान करते हैं वो कम से कम होगा। तो हर एक देखो मैनेजर अपना अपना बोलेगा। विच में लीड टू रेगुलर एंड एफिशिएंट प्रोडक्शन, ठीक है। प्रोडक्शन अच्छा हुआ तो ही आप बेच पाओगे, तो ही आपकी सेल होगी। प्रोडक्शन ही नहीं हो पा रहा है तो फिर आप क्या कमाओगे? तो प्रोडक्शन बहुत सारी चीजों पे डिपेंडेंट है। ओवर एंड अबाउ द टॉप मैनेजमेंट में लाइक टू
एंटर एंटायरली न्यू एरिया ऑफ प्रोडक्शन लाइक टेक्सटाइल कंपनी, एंटरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सेट्रा, जिसको अपन बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन। मैं एक चीज में हूं, उसमें मैं अच्छा हूं, अब मैं क्या करूं, मैं दूसरे फील्ड में जाऊंगा ताकि जो मेरी इमेज है, जो मेरा गुडविल है, उसका एडवांटेज मैं ले पाऊं। तो आप अलग अलग फील्ड्स में जाने की प्लानिंग करते हो। रिलायंस आज इतना बड़ा ग्रुप ऐसे ही बना है, स्टार्टिंग पॉलिस्टर और एक दो फैब्रिक से किया था। अब ऐसी कोई फील्ड बची नहीं है जहां पे रिलायंस ना हो, हर फील्ड में आ गया है। टेलीकॉम सेक्टर में जियो आ गया है, तो कोई फील्ड बची नहीं है, बस एक रिलायंस का बैंक आना बाकी है। और आई थिंक वो भी उन्होंने प्रपोजल डाला हुआ है, अप्रूव नहीं हुआ है, बट मतलब आप ताज्जुब मत कीजिएगा कि रिलायंस का भी अपना एक बैंक हो जाए, ठीक है, प्राइवेट बैंक वो भी खोल सकता है। तो यही है डाइवर्सिफिकेशन। तो टॉप मैनेजमेंट के अलग प्रायोरिटीज होते हैं, फाइनेंस मैनेजर के अलग प्रायोरिटीज होते हैं, एक एक डिपार्टमेंट के हेड की प्रायोरिटीज अलग अलग होती हैं। तो यही सब है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आपको यही देखना है कि कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज़ ज़्यादा कमा के देगी, कौन सी चीज़ को पोस्टपोन कर सकते हैं। मार्केट सिनेरियो स्टडी करके ये सब चीज़ें डिसाइड होती हैं। तो कॉम्प्लेक्स चीज़ है, इतना आसान नहीं है ये चीज़ें। ऑल दीज आर द वेंचर्स विच आर लाइकली टू इंक्रीज प्रॉफिट। ठीक है, हर इंसान जब पैसे मांगने आता है तो सपने वही दिखाएगा कि आप कमाओगे उससे, कोई लॉस मेकिंग प्रपोजल थोड़ी लेके आएगा आपको, इतने पैसे दो मैं इतना नुकसान करके दूंगा आपको, आप तो भगा दोगे ना उसको। तो प्रपोजल आ रहा है मतलब वो प्रॉफिट के सपने तो दिखाएंगे ही दिखाएंगे। इट हैज टू बी इन दैट, बट रिसोर्सेज आर लिमिटेड। फाइनेंस मैनेजर के पास जो पैसे हैं वो लिमिटेड है, ये प्रॉब्लम है। कोई भी बिजनेस एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ फंड्स ही रेज कर सकता है। हेंस द प्रॉब्लम ऑफ एक्सेप्टिंग वन प्रपोजल एंड लीविंग अदर परसिस्ट। तो आपको चूज करना पड़ेगा। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस यहां पे है कि आपके पास प्रपोजल बहुत सारे आएंगे पर आपके पास लिमिटेड पैसे हैं, तो आपको प्रोजेक्ट्स को कंपेयर करके जो भी मोस्ट प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट है वो आपको एक्सेप्ट करना है। और यही इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, यही इन्वेस्टमेंट डिसीजन है कि प्रपोजल्स बहुत सारे हैं, सब में कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट लगेगी अपने को और सब कुछ ना कुछ कमा के देंगे। तो बस आपको देखना है कि आपके बजट में कितने प्रपोजल्स आ रहे हैं और जो भी मोस्ट प्रॉफिटेबल हैं, पर रुपी ऑफ इन्वेस्टमेंट पे सबसे ज्यादा जो रिटर्न दे रहा है कम से कम रिस्क में, वो प्रोजेक्ट आप एक्सेप्ट करोगे। तो ये जो पूरा एनालिसिस आप करोगे ये डिसीजन के लिए, दैट इज कॉल्ड एज इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ठीक है, आपको एक आइडिया आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। कैपिटल बजटिंग, बरोबर, यही जो लॉन्ग टर्म डिसीजंस होते हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, ये उसका अदर नेम है। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस का दूसरा नाम है कैपिटल बजटिंग। मतलब फिक्स्ड एसेट्स, एसेट में आप पैसा लगाओगे ना, प्रोजेक्ट मतलब एसेट्स। तो एसेट्स जब आप लॉन्ग टर्म बाय करते हो, प्रोजेक्ट्स में पैसा डालते हो, उस डिसीजन मेकिंग को बोलते हैं कैपिटल बजटिंग। ये आपका पूरा चैप्टर है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल पूरा एक चैप्टर है, मतलब फाइनेंसिंग डिसीजन एक चैप्टर है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन एक चैप्टर है, डिविडेंड डिसीजन भी एक चैप्टर है। तो ये तीन चीजें बहुत ही डिटेल में हम पूरे चैप्टर्स पढ़ने वाले कि कैसे पर रुपी कॉस्ट निकाली जाती है एक एक बोरिंग की, कैसे आप इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स एवेल्युएट करते हो, कैसे डिसाइड करोगे कि कौन सा प्रपोजल को एक्सेप्ट किया जाए, और फिर जो डिविडेंड कितना बांटा जाए, ये सब भी आप ये पूरे चैप्टर्स में बहुत अच्छे डिटेल में अपन पढ़ने वाले हैं। तो कैपिटल बजटिंग इज अ मेजर एस्पेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजंस मेकिंग प्रोसेस। इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड कैपिटल बजटिंग आर कंसिडर्ड एज सिनोनिमस इन द बिजनेस वर्ल्ड। ठीक है, अदर नेम है ऐसा मानते हैं लोग, सेम ही है। कैपिटल बजटिंग मतलब आप एसेट्स के डिसीजन ले रहे हो, मतलब इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले रहे हो, क्योंकि मेजर डिसीजन इन्वेस्टमेंट के एसेट्स से रिलेटेड ही होते हैं। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस आर कंसर्न विद द क्वेश्चन वेदर एडिंग टू कैपिटल एसेट टुडे। कैपिटल एसेट में अगर आप आज पैसा डालते हो और एसेट्स खरीदते हो या और बिजनेसेस एडअप करते हो आज, विल इंक्रीज द रेवेन्यू टुमारो टू कवर द कॉस्ट। बराबर, फ्यूचर में वो कॉस्ट कवर अप करके आपको प्रॉफिट्स देगी कि नहीं, ये आपको देखना है, और कितनी जल्दी देगी और कितने ज्यादा प्रॉफिट्स देगी। यही चीजें सब एनालिसिस में देखी जाती हैं। कितने जल्दी आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो रिकवर हो जाएगा और आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे, कितनी जल्दी होगा, इसको पे बैक पीरियड बोलते हैं, कि आपकी इन्वेस्टमेंट पे बैक हो गई, पूरी इन्वेस्टमेंट रिकवर हो गई और आप अब प्रॉफिट में हो, कुछ फिक्स कॉस्ट आपकी है नहीं और हर चीज आप कमा रहे हो। तो कितना समय उसको लगता है, जितना कम समय होगा उतना अच्छा है, उतना रिस्क कम है, और जितना ज्यादा समय लग रहा है उतना रिस्क है, उतनी अनसर्टेनिटी है। ठीक है, वो दिया है। 10 इन्वेस्टमेंट डिसीजंस आर कमिटमेंट्स ऑफ मॉनिटरी रिसोर्सेज एट डिफरेंट टाइम्स। जो मैंने आपको बताया था, कुछ इन्वेस्टमेंट्स इनिशियल होती हैं, बिजनेस स्टार्ट करते वक्त ही आपको करनी है, पर कुछ एडिशनल इन्वेस्टमेंट्स भी होती हैं जो एक फ्रीक्वेंट इंटरवल्स पे आपको करना है। कुछ ना कुछ एसेट्स अपग्रेड करने होते हैं, कुछ ना कुछ एसेट ऐड करने होते हैं। तो ये भी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, ये भी एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन है।
ठीक है, एट डिफरेंट टाइम्स इन द एक्सपेक्टेशन ऑफ इकोनॉमिक रिटर्न इन द फ्यूचर। ठीक है, तो जो प्रॉफिट आप कमाना चाहते हो, पूरे प्रोजेक्ट का इवैल्यूएशन आप प्रोजेक्ट में पैसा लगाते वक्त ही इवैल्यूएट कर लेते हो। चॉइस इज रिक्वायर्ड टू बी मेड अमंग्स अवेलेबल रिसोर्सेज। ठीक है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस मैंने आपको बताया था कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन में आप क्या फेस करोगे, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस की चीजें बहुत ज्यादा होंगी जहां आप इन्वेस्ट करके कमा सकते हो, पर जो पैसा आपके पास अवेलेबल है वो कम होगा, तो आपको चूज करना पड़ेगा। अगर मेरे पास 10 प्रपोजल्स हैं, उसके लिए जो टोटल पैसा लगेगा उतना पैसा मेरे पास नहीं होता है। उतना होता तो मुझे प्रॉब्लम ऑफ चॉइस फेस करना ही नहीं पड़ता। सारे प्रपोजल आ रहे हैं, लगा दो पैसे, पर ऐसा होता नहीं है कि प्रपोजल बहुत सारे आते हैं और जो आपके पास पैसा होता है वो हमेशा कम ही होता है। ठीक है, सब इकोनॉमिक्स में आप पढ़ चुके हो। ठीक है, चॉइस इज रिक्वायर्ड टू बी मेड अमंग्स द अवेलेबल रिसोर्सेज एंड द एवेन्यूज ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, कितना पैसा है और कहां कहां पैसा आप लगा सकते हो, कहां से सबसे ज्यादा कमा सकते हो। एज सच इन्वेस्टमेंट डिसीजंस आर कंसर्न विद द चॉइस ऑफ एक्वायरिंग रियल एसेट्स ओवर द टाइम पीरियड इन द प्रोडक्टिव प्रोसेस। ठीक है, यही चॉइस है कि आपको कौन कौन से एसेट में पैसा लगाना है ताकि आपका बिजनेस आगे बढ़े, प्रॉफिट्स और बढ़ते जाएं। ठीक है, इन मेकिंग सच ए चॉइस कंसिडरेशन ऑफ सर्टन एस्पेक्ट इज एसेंशियल। नंबर 1, नीड फॉर इन्वेस्टमेंट, कि इन्वेस्ट क्यों करना है, नहीं किया तो क्या होगा, बिजनेस डाउन होगा। जैसे एसेट अगर आपको रिप्लेस करना है, आपने एक मशीन ली, उसकी लाइफ थी 10 साल, अब 10 साल बाद नया मशीन लेना ही पड़ेगा ना, तो ये नीड है, रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट इज द नीड। फिर मैंने बताया था टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, कि ऑलरेडी एक एसेट है पर वो टेक्नोलॉजी अब पुरानी हो गई, नया टेक्नोलॉजी नहीं लेंगे तो कॉम्पिटिटर्स हमसे आगे निकल जाएंगे और हम पीछे ही रहेंगे, हमारी सेल्स और कम होते जाएगी और धीरे धीरे बिजनेस ही वायबल नहीं रहेगा। तो ये नीड्स हैं, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट, बहुत सारे ऐसे अलग अलग नीड्स होते हैं। फिर है फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिसीजन। ठीक है, क्या क्या फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं कि पैसा कितना अवेलेबल है, उसमें रिटर्न कितना है, उसमें रिस्क कितना है, कितना जेस्टेशन पीरियड है, कितने समय का ये प्रोजेक्ट है, बरोबर। तो ये सब फैक्टर्स होते हैं जिससे डिसीजन पे फर्क पड़ेगा। क्राइटेरिया फॉर इवैल्यूएटिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन, आपके क्या क्राइटेरिया हैं? आपके क्राइटेरिया मतलब बेसिकली एक रेट ऑफ रिटर्न का एक्सपेक्टेशन होता है कि जो मेरा कॉस्ट है, अरे वो तो निकलना ही चाहिए, उसके ऊपर भी मेरा मिनिमम रिटर्न होगा। जैसे अगर मेरा कॉस्ट है 15%, आप आए, बोला आपने कि ये प्रोजेक्ट है 15.1% रिटर्न है, तो 15 से तो ऊपर है, मतलब प्रॉफिट तो है, लेकिन 0.1% का प्रॉफिट होगा। ये क्या प्रॉफिट है? तो आप मिनिमम के भी क्राइटेरिया रख सकते हो कि मिनिमम 2% एक्स्ट्रा मेरे पास होना चाहिए, कॉस्ट के ऊपर मिनिमम 2% रिटर्न होना चाहिए, 3% होना चाहिए, 5% होना चाहिए। ऐसे क्राइटेरिया भी आप रख सकते हो। या आप का ये भी क्राइटेरिया हो सकता है कि मैं शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स में ध्यान दूंगा, 5 ईयर्स से ऊपर का कोई प्रोजेक्ट नहीं लूंगा, ये भी एक क्राइटेरिया हो गया। या मैं सिर्फ लॉन्ग टर्म ही प्रोजेक्ट लूंगा, मिनिमम 10 ईयर्स वाला। तो ये सब क्राइटेरियाज होते हैं, अलग अलग कंपनीज अलग अलग क्राइटेरिया इसमें डाल सकती हैं। अमाउंट के भी क्राइटेरिया हो सकते हैं, कम से कम 1 करोड़ का प्रोजेक्ट होना चाहिए, चिल्लर वो छोटे प्रोजेक्ट्स में पैसे नहीं डालूंगा। या कुछ मैक्सिमम का भी लिमिट लगाते हैं कि 100 करोड़ के ऊपर मैं नहीं लगाऊंगा। तो ऐसे अमाउंट, टेनोर, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, अलग अलग चीजों का आप इसमें क्राइटेरिया रख सकते हो। फिर है सिलेक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर ऑल्टरनेटिव फ्रॉम अमंग्स द वेरियस ऑप्शंस अवेलेबल। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसी को आप डिसीजन मेकिंग बोलते हो। अलग अलग ऑप्शंस हैं, उनको इवैल्यूएट करो, कंपेयर करो और जो बेस्ट है उनको सिलेक्ट करो। तो ये पूरा प्रोसेस है। फिर है इन्वेस्टमेंट डिसीजंस हैव thus become the most important area and decision making process of the company. Such decisions are essentially made after evaluating the different proposal. ठीक है, प्रोसेस है कि आप सबको इवैल्यूएट करोगे, सबका रेट ऑफ रिटर्न निकालोगे, सबका इन्वेस्टमेंट निकालोगे, सबको एक कॉमन बेस पे लाओगे। अगर कोई 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है और एक 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, कैसे कंपेयर करोगे? अरे 100 करोड़ वाले का रिटर्न अमाउंट वाइज तो कम ही आएगा, 1000 वाले का ज्यादा ही आएगा। तो उनको कॉमन बेस पे लाना पड़ता है। यही चीजें हम इसमें पढ़ने वाले हैं कि बेस कॉमन करना पड़ेगा, टेनोर भी अलग अलग होता है, तो कैसे कंपेयर करेंगे? इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो आपको बहुत सारे टेक्निक्स और स्ट्रैटेजीज यूज करने होते हैं, वही सब हम उनके चैप्टर्स में पढ़ेंगे, डिटेल जो चैप्टर आने वाले। ठीक है, evaluating different proposals with reference to growth, profitability projections of the company. ठीक है, कितनी ग्रोथ होगी प्रॉफिट्स में ओवर द ईयर्स। कुछ में देखो इनिशियल ईयर्स में ज्यादा कमाते हैं, फिर धीरे धीरे कम हो जाता है। कुछ में उल्टा होता है, धीरे धीरे कम, स्टार्टिंग में कम कमाई होती है, धीरे धीरे बढ़ती है। तो हर प्रोजेक्ट का अलग अलग ऐसा प्रोजेक्शन होता है। फिर है चॉइस हेल्प्स अचीव द लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी। ठीक है, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव क्या हो सकते हैं बिजनेस के? सर्वाइवल एंड ग्रोथ, कि आप सर्वाइव करो लॉन्ग टर्म में, कि काफी लोग आउट ऑफ बिजनेस भी हो जाते हैं। ठीक है,
क्योंकि एक्सटर्नल चीज़ें ऐसी होती हैं, और आप एक प्रॉपर रेट से ग्रो होते रहो, ठीक है, ग्रो होते रहो और सर्वाइव करो। ये दो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, आप पूरे कर सकते हो। प्रिजर्विंग द मार्केट शेयर, ये भी काफ़ी आज इंपॉर्टेंट है। कंपटीशन इतनी बढ़ गई है कि आपको मार्केट शेयर रिटेन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हो जाता है, कि शेयर कम होते गया तो फिर आपका प्रॉफिट भी कम होते जाएगा। तो मार्केट शेयर, मार्केट लीडरशिप भी आपको बनाए रखनी होती है। और फिर है सेम, रिटेनिंग द लीडरशिप इन द प्रोडक्शन एक्टिविटी, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन में भी शेयर होता है, मार्केट का जो शेयर प्राइस है उसमें भी मार्केट शेयर होता है। अलग अलग वेज में आप मार्केट शेयर को देख सकते हो। कुछ लोग प्रोडक्शन में भी देख सकते हैं, जैसे अगर सोप मैन्युफैक्चरिंग है कि पूरे इंडिया में कितने सोप्स बनते हैं, उसमें मैं कितना बनाता हूँ, तो मेरा लीडरशिप होना चाहिए, मेरा सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होना चाहिए। तो ऐसे अलग अलग टाइप से लोग अपने लिए टारगेट रखते हैं। आगे बढ़ते हैं, चलिए इतना ये कंप्लीट कर लेते हैं। द कंपनी लाइक्स टू अवेल ऑफ द इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी फॉर विच इन्वेस्टमेंट डिसीजंस आर टेकन। देखो क्या क्या, कहाँ कहाँ पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्या क्या प्रोजेक्ट्स आते हैं, वो सब हम पढ़ेंगे। देखो पहला है एक्सपांशन, क्या आप ऑलरेडी अच्छा कर रहे हो, अब आपको नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, उससे मिलते जुलते फील्ड है या अलग फील्ड होगी, पर नए अपने आप में बिजनेस है, आप एक्सपांड कर रहे हो। एक्सपांशन बहुत अलग अलग तरीके से होता है। आप अपना ही आउटपुट बढ़ा रहे हो तो वो भी एक्सपांशन होता है, मशीन्स ऐड करके, या आप लोकेशंस ऐड करते हो, नए नए लोकेशंस में सेम बिजनेस खोलते हो, या आप अलग अलग लोकेशंस पे नया बिजनेस खोलते हो। तो अपन पढ़ेंगे अलग अलग टाइप के एक्सपांशन प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो एक्सपांशन ऑफ प्रोडक्टिव प्रोसेस टू मीट द एग्जिस्टिंग एक्सेसिव डिमांड, ये नॉर्मल एक्सपांशन है। जैसे मेरे स्टूडेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, अच्छा पढ़ा रहा हूँ, लोग बढ़ते जा रहे हैं, तो ये मेरा नॉर्मल एक्सपांशन है। मुझे रिसोर्सेज बढ़ाने पड़ेंगे ताकि मैं ज़्यादा स्टूडेंट्स को कैटर कर पाऊँ, तो ये नॉर्मल एक्सपांशन है। एक्सेसिव डिमांड, क्योंकि आपकी क्वालिटी अच्छी है, सस्टेन्ड वे में आप एक चीज़ कर रहे हो, तो उससे जो आपको नॉर्मल ग्रोथ मिलती है वो भी एक एक्सपांशन होता है, सबसे नॉर्मल एक्सपांशन है ये। इन द लोकल मार्केट, एक्सप्लॉइट द ग्लोबल मार्केट, ये अब अलग हो गया, आप दूसरे मार्केट में जा रहे हो, ग्लोबल मार्केट एक्सपोर्ट वगैरह करोगे। एंड टू अवेल द एडवांटेजेस एंड इकोनॉमीज ऑफ एक्सपांडेड स्केल ऑफ प्रोडक्शन। इकोनॉमीज का मतलब होता है कि आप कम कॉस्ट में बनाते हो, या आप इकोनॉमिक्स में पढ़ चुके हो कि जैसे से आप आउटपुट बढ़ाते हो, जितने लार्ज स्केल में आप प्रोड्यूस करते हो, उतना पर यूनिट कॉस्ट कम होते जाता है, बराबर। फिक्स कॉस्ट क्योंकि फिक्स होता है, ये सब आप कॉस्टिंग में इसमें भी पढ़ोगे। तो इकोनॉमीज मतलब कि कॉस्ट कम होती है, इकोनॉमीज मतलब कि लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है। चाइना सबसे यही कर रहा है। चाइना इंडिया में फर्क क्या है, मैन्युफैक्चरिंग वहां भी है यहां भी है, अरे वहां मैन्युफैक्चरिंग बहुत ही हाई स्केल पे होती है, इसीलिए इतना सस्ता होता है। हमारे यहाँ वॉल्यूम ही नहीं है इतना, डिमांड है पर वॉल्यूम नहीं है इतना, मशीन्स या उतने इक्विपमेंट्स नहीं है, रिसोर्सेस नहीं है कि हम उतने लार्ज स्केल का प्रोडक्शन कर पाएं, इसलिए हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा होता है और इसलिए हमारे प्राइजेस थोड़े ज़्यादा होते हैं। चाइना के क्योंकि लार्ज स्केल है, उनका रिसोर्सेज इतने सस्ते होते हैं, इसलिए वो इतने कम प्राइस पे भी बना लेते हैं और इतने हाई स्केल पे बनाते हैं कि वो पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट्स जो चाइना करता है और जो इंडिया करता है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है, देख लेना आप, ये रिसर्च करना। तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल बोलते हैं कि जितना आप बड़े लेवल पे करोगे प्रोडक्शन, उतना पर यूनिट कॉस्ट कम होते जाएगा, ठीक है। फिर है रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग एसेट, ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है, हर एसेट की एक लाइफ होती है। बिल्डिंग ही क्यों ना हो, बिल्डिंग भी कभी ना कभी खुद ही गिर जाएगी जब उसकी लाइफ खत्म हो जाएगी, भले 50 ईयर्स होगी, 100 ईयर्स तक भी होती है, पर कभी ना कभी तो वो कोलैप्स हो जाती है, ठीक है। तो उसकी भी एक लाइफ होती है, हर एसेट की एक लाइफ है, और उतने समय के बाद आपको उसको रिप्लेस करना ही पड़ता है, आप चाहो या ना चाहो, ठीक है। तो वो है रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग एसेट, प्लांट एंड मशीनरी और बिल्डिंग नेसेसरी फॉर टेकिंग द एडवांटेजेस ऑफ द टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, ठीक है। ये भी एक नीड है कि आपको टेक्नोलॉजिकली अपग्रेड करना है। अभी एसेट में प्रॉब्लम नहीं है, वो अभी भी यूज किया जा सकता है, पर टेक्नोलॉजिकली वो क्योंकि पुराना है, आपकी कॉस्ट ज्यादा है, या आप प्रोडक्शन थोड़ा कम कर पा रहे हो, या आपके प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो उतनी नहीं आ पा रही, कुछ ना कुछ आपको प्रॉब्लम हो रहा है, और इस वजह से आपको टेक्नोलॉजिकली अपग्रेड करना है ताकि आप ज्यादा बना पाओ, अच्छे क्वालिटी का बना पाओ, तो मार्केट टैप कर पाओ। मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट, ठीक है, ये भी है कि टेक्नोलॉजी से क्या होता है, कॉस्ट कम होता है, वॉल्यूम तो बढ़ेगा ही पर कॉस्ट भी कम होगा। मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बाय रिप्लेसिंग ऑब्सलीट, यानी पुरानी जो है, जो खराब हो चुकी है, वॉर्न आउट प्लांट, इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ द लेबर एक्सेट्रा, ठीक है। अलग अलग ऐसे मोटिव हो सकते हैं टेक्नोलॉजी अपग्रेड करने के पीछे। तो ये भी एक प्रोजेक्ट हो गया, ये भी एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन हो गया कि एक एसेट को रिप्लेस करे या ना करे, नहीं किया तो क्या होगा और कर दिया तो क्या होगा,
तो ये सब आप इवेल्युएट करोगे। दिस इज द कैपिटल बजटिंग, ये कैपिटल बजटिंग का इन्वेस्टमेंट डिसीजन है। फिर है चॉइस ऑफ इक्विपमेंट एस्टैब्लिशेस द नीड फॉर इन्वेस्टमेंट डिसीजन बेस्ड ऑन द क्वेश्चन ऑफ क्वालिटी एंड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, बराबर। तो जब आप इक्विपमेंट बाय करने जा रहे हो, कोई एसेट बाय करने जा रहे हो, तो क्या आपके पास एक ही एसेट होता है, बस एक ही पड़ा है उठा के लेके जाओ? हर एसेट में चॉइस होती है आपके पास। आप कंप्यूटर लेने गए होंगे, लैपटॉप लेने गए होंगे, अरे मोबाइल लेने गए होंगे, कितने सारे ऑप्शंस होते हैं, सोच के देखो। अपने आप में एक अपन मतलब प्रोजेक्ट ही बना लेते हैं कि कौन सा मोबाइल लें, हफ्ता हफ्ता 10 दिन लोग सोचते हैं, रिसर्च करते हैं, 100 लोगों से पूछते हैं, फिर एक एसेट लेते हैं। वैसे ही बिजनेस करता है कि अगर आप कोई एक चीज लेने गए हो, आप एक मशीनरी या इक्विपमेंट लेने गए हो, आप कंपेयर करते हो, क्योंकि एक ही टाइप का मशीन नहीं होता है, उसमें बहुत सारे वेरिएंट्स होते हैं। आप कार लेने जाओ, कार में भी कितने वेरिएंट्स हैं, मॉडल्स होते हैं, एफिशिएंसी अलग होती है, कॉस्ट अलग होती है, मेंटेनेंस कॉस्ट अलग, बाइंग कॉस्ट अलग, सेलिंग उसका रियलाइजेबल वैल्यू अलग होता है। तो बहुत सारे फैक्टर्स आपको कंसिडर करने होते हैं। सेम प्रॉब्लम्स बिजनेस को भी जाती है। तो कौन सा इक्विपमेंट लें, ये भी अपने आप में एक डिसीजन है। मतलब आपने डिसाइड कर लिया आपको लेना है, अरे पर उसमें बहुत सारे वेरिएंट्स होते हैं, बजट्स होते हैं, क्वालिटीज होती हैं, और वो आपको अपने हिसाब से चूज करना है। वो भी एक अपने आप में कैपिटल बजटिंग डिसीजन है। फिर है री एलोकेशन ऑफ कैपिटल इन अनदर एरिया ऑफ इन्वेस्टमेंट टू एंश्योर एसेट एलोकेशन इन ट्यून विद द प्रोडक्शन पॉलिसी। ये आता है कि अगर आप एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनाते हो, जैसे आप बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज ले लो, हिंदुस्तान यूनिलीवर ले लो, वो बहुत सारे रेंज ऑफ प्रोडक्ट बनाता है, सोप, शैम्पू, ये वो बहुत सारे फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। अच्छा, पतंजलि छोड़ो बाकी सबको, पतंजलि तो पता ही है कितने सारे प्रोडक्ट बनाता है। अब उनको ये एक डिसीजन लेना पड़ता है, रीएलोकेशन, प्रोडक्ट मिक्स बोलते हैं इसको, प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन, कि कौन सा प्रोडक्ट कितना बनाए। अब वो डिमांड पे तय है, डिमांड जिसकी ज़्यादा है वो ज़्यादा बनाएंगे, और डिमांड जिसकी कम है वो कम बनाएंगे, और जिसमें ज़्यादा प्रॉफिट है उसको पहले बनाएंगे, पहले रिसोर्सेज वहाँ यूज़ करेंगे। तो ये भी एक डिसीजन होता है, रीएलोकेशन, कि अगर कोई प्रोडक्ट चल नहीं रहा तो वो कम बनाओ, और जो चल रहा है वो ज़्यादा बनाओ, जिसपे प्रॉफिट ज़्यादा हो। आ रहा है ख्याल में? तो ये होता है रीएलोकेशन, कि एक आध प्रोडक्ट का वॉल्यूम कम करो क्योंकि वो चल नहीं रहा या उसमें प्रॉफिट कम है, और मोर जो प्रॉफिटेबल है, जहां डिमांड भी ज्यादा है, वहां आप ज्यादा प्रोड्यूस करो, वहां रिसोर्सेज रीएलोकेट करो। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट ये है। तो आप लिख दो प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन। ये सिर्फ उन्हीं लोगों को करना है जो मल्टीपल प्रोडक्ट्स में, आप एक ही प्रोडक्ट बेचते हो तो आप ये डिसीजन नहीं ले पाओगे। फिर है जो इंपॉर्टेंट है, मर्जर, acquisition, reorganizations, rehabilitation are all concerned with economic and financial involvement and are governed by investment decisions। बराबर, ये expansion project है कि आप organically एक business setup कर सकते हो, या आप एक running business directly ले सकते हो। दो तरीके हैं ना, एक organic है और एक inorganic है। Organic क्या है कि खुद asset लो, खुद setup खड़ा करो और खुद पूरा business चलाओ। ये normal expansion, normal business करने का तरीका है। पर काफ़ी लोग, जैसे आज ऐप आप चलाते हो ना, फेसबुक ने एक एक करके सारे बिजनेसेस ले लिए, व्हाट्सएप ले लिया, इंस्टाग्राम ले लिया, ये क्या कर रहे हैं? ये मर्जर एक्विजिशन कर रहे हैं, रनिंग बिजनेस ले रहे हैं, जिससे उनका और एक्सपेंशन होगा। तो ये हर जगह चल रहा है, टेक्नोलॉजी के पूरे सेक्टर में, फ्लिपकार्ट हो, अमेजोन हो, कोई भी हो, ये सारे लोग मर्जर एंड एक्विजिशन कर रहे हैं, रनिंग बिजनेस को ले रहे हैं और अपना और ग्रोथ बढ़ाते जा रहे हैं। बराबर, तो ये बहुत इवॉल्विंग चीज़ है, बढ़ते जा रही है। और आजकल लोग ऑर्गेनिकली बिजनेस स्टार्ट कर ही नहीं रहे, सब इनऑर्गेनिक ग्रोथ कर रहे हैं, छोटे छोटे प्लेयर्स को अपने आप में ऐड करते जा रहे हैं और खुद बड़े बनते जा रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रियल लाइफ में आपको बहुत स्टडी करना है इसके बारे में। तो ये भी एक डिसीजन है कि कोई बिजनेस को एक बार करें नहीं करें, कितने में करें, उससे क्या फायदा होगा, इंटीग्रेट करके अपने बिजनेस में ऐड करके क्या फायदा होगा, ये सब भी एक डिसीजन है। 10 इन्वेस्टमेंट डिसीजन एनकम्पास वाइड एंड कॉम्प्लेक्स मैटर इन्वॉल्विंग फॉलोइंग एरियाज। पहला है सबसे इंपॉर्टेंट, कैपिटल बजटिंग, ठीक है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कि आप जो पैसा ला रहे हो इन्वेस्ट करने के लिए वो कितने में ला रहे हो। मेजरिंग रिस्क, अलग अलग रिस्क है, रिस्क ज्यादा है तो रिटर्न भी ज्यादा लगेगा, और रिस्क कम है तो रिटर्न कम भी चल जाएगा। रिस्क रिटर्न आप पढ़ोगे, रिस्क रिटर्न थ्योरी, कि रिस्क जितना ज्यादा है उतना प्रॉफिट ज्यादा एक्सपेक्ट किया जाता है, और रिस्क जितना कम है उतना कम रिटर्न एक्सपेक्ट किया जाता है। रिस्क रिटर्न का रिलेशनशिप होता है। मैनेजमेंट ऑफ लिक्विडिटी एंड करंट एसेट्स, एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन्वॉल्विंग बिजनेस फेलियर एंड रीऑर्गेनाइजेशन, जो मैंने आपको बताया रीएलोकेशन वाला, कि एक बिजनेस नहीं चल रहा तो बंद करो, पैसे फ्री करो और जो चल रहा है उस पर लगाओ।
तो ये ऐसे डिसीजन लेने पड़ते हैं जो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है, बहुत ज़्यादा फैले हुए हैं अलग अलग बिजनेसेस में, उनको ये कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करना पड़ता है कि कौन सा बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है, और अगर कोई लॉस मेकिंग है उसको वाइंड अप करो, पैसे फ्री करो और वहां लगाओ जो ज़्यादा प्रॉफिट आपको कमा के दे रहा है। बाय और हायर और लीज एन एसेट, ये मैंने स्टार्टिंग में बताया। एसेट जरूरी नहीं कि खरीदना ही है, हर एसेट जो खरीदा जा सकता है वो रेंट पे भी लिया जा सकता है। बिल्डिंग रेंट पे मिलती है, मशीन्स भी रेंट पे मिलती हैं, हर एसेट रेंट पे भी मिलता है। तो ये आपको डिसाइड करना है, ये एक डिसीजन है कि हम बाय करें या हायर करें या लीज करें। हायर लीज एक ही होता है, आप भाड़े पे ले रहे हो, आप एक पीरियोडिकल उसमें पैसे भरोगे, ओनरशिप आपको नहीं मिलेगी, आपको सिर्फ यूज करने का राइट मिलता है अंडर हायर और लीज। और परचेज में तो आपको सारे ही राइट्स मिल जाते हैं, पर आपको पैसे लगेंगे, इन्वेस्टमेंट लगेगा। ठीक है, तो ये सारे डिसीजंस हैं, ये सारे फैक्टर्स हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजंस आर एसेंशियली द इंग्रेडिएंट्स ऑफ द इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपको इवैल्यूएशन के वक्त ध्यान रखने हैं। कैपिटल इज अ स्कार्स रिसोर्स, बराबर बोलने की जरूरत ही नहीं, इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा होगा कि स्कार्स है, लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं बोल सकते हैं इसको, लिमिटेड होता है। एंड इट्स सप्लाई कॉस्ट इज वेरी हाई, फ्री में नहीं आता, हर एक एक रुपए का कॉस्ट आप बेयर करते हो, आपको पैसा भरना पड़ता है, उसका रिटर्न देना पड़ता है सामने वाले को। ऑप्टिमल इन्वेस्टमेंट डिसीजंस नीड टू बी मेड टेक इनटू कंसिडरेशन सच फैक्टर्स एज आर गिवन बिलो। ठीक है, सेम पॉइंट्स है, ये भी वही बता रहा है कि फैक्टर्स क्या होते हैं जिससे आप ऑप्टिमल डिसीजन ले पाओ। ऑप्टिमल मतलब जो आपके फेवर में, जो आपके लिए मोस्ट प्रॉफिटेबल है, अच्छे डिसीजंस है। पहला है एस्टिमेशन ऑफ कैपिटल आउटले, कितना आउटफ्लो होगा पहले आपको एस्टिमेट करना पड़ेगा, उसके बिना आप डिसीजन कैसे लोगे अगर आपको पता ही नहीं है कि पैसे जाएंगे कितने, अभी कितने जाएंगे और फ्यूचर में भी जाएंगे कि नहीं, वो भी आपको पता करना होता है। एंड द फ्यूचर अर्निंग्स, बराबर, आउटफ्लो आपने देख लिया तो अब इनफ्लो भी तो देखना पड़ेगा, तभी तो प्रॉफिट पता चलेगा ना। फ्यूचर अर्निंग्स ऑफ प्रपोज प्रोजेक्ट फोकसिंग ऑन द टास्क ऑफ वैल्यू इंजीनियरिंग एंड मार्केट फोरकास्टिंग, बराबर, कि मार्केट आगे कैसे होगा। डिमांड फ्यूचर की फोकास्ट करना इतना आसान नहीं है, मैं नहीं पता कर सकता मेरे अगले टाइम में कितने पेनड्राइव बिकेंगे, सोच के देखो 6 महीने बाद क्या होगा मुझे क्या पता, कितने स्टूडेंट हैं, कितने एडमिशन्स हैं, कितने और मेरे कॉम्पिटिटर्स हैं। तो ऐसे ही बिजनेस के अंदर भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं और आप फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो जो कि कितना अनसर्टन होता है। गवर्नमेंट के पॉलिसीज क्या होंगे ये भी आपको नहीं पता, टेक्नोलॉजी कहाँ जाएगी वो भी आपको नहीं पता। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं, ये भी हम सब पढ़ेंगे, ये स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में आता है तो हम उसको भी पढ़ेंगे, ये भी आपके सिलेबस में है। तो ये सब फैक्टर्स हैं जो आपको इवैल्यूएट करते वक्त देखना पड़ता है। फिर है अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल, बराबर, प्रोजेक्ट तो है 100 करोड़ का, अरे पर आपके पास 100 करोड़ है कि नहीं वो भी तो देखना पड़ेगा, आपके पास कितने पैसे हैं या कितने पैसे आप अरेंज कर सकते हो वो भी देखना है। ठीक है, एंड कंसिडरेशंस ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल फोकसिंग अटेंशन ऑन द फाइनेंशियल एनालिसिस, तो आपको वो देखना है कि वहां का कॉस्ट कितना है, यहां जब लगाएंगे तो रिटर्न कितना है, रिटर्न कॉस्ट से ज्यादा है कि नहीं, ये सब आपको देखना है। A set of standards by which to select a project for implementation and maximizing returns therefrom focusing attention on the logic and arithmetic। अभी अपन पढ़ेंगे सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स कि बहुत सारे स्ट्रैटेजीज होते हैं, बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जिनसे आप प्रॉफिटेबिलिटी समझ सकते हो। मतलब एक ही नहीं है कि बस चलो आपने ग्रॉस प्रॉफिट निकाला, नेट प्रॉफिट निकाला, ऐसा एक ही तरीका नहीं होता एक बिजनेस को इवैल्यूएट करने का, अलग अलग तरीके होते हैं। तो वो आपको अपने लिए एक स्टैंडर्ड बनाना है कि कौन सा बेस्ट इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप एक प्रोजेक्ट को इवैल्यूएट कर सकते हो। वो सब हम कैपिटल बजटिंग डिसीजन में पढ़ने वाले हैं, बहुत सारा आएगा, एनपीवी, आईआरआर, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, फिर अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, पे बैक पीरियड मेथड, बहुत सारे ऐसे अपन टेक्निक्स मेथड्स पढ़ने वाले हैं जिससे प्रोजेक्ट को इवैल्यूएट किया जाता है और कौन सा वो टेक्निक है जो आपके लिए ज्यादा सूटेबल है, आपके सर्कमस्टांसेस के हिसाब से सबसे बेस्ट है, वो होता है ये थर्ड पॉइंट, सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स, जो आपको पहले सिलेक्ट करने हैं प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करने के पहले। ठीक है, तो ये चीजें हैं ऑप्टिमल डिसीजन लेने के लिए, ये 3 फैक्टर्स आपको ध्यान देना है। अब आपका पेपर एमसीक्यू है तो 3 जब भी पॉइंट्स आएंगे आपको दिमाग लगाना है, ऑल ऑफ द अबव वाला एक ऑप्शन आता है, तो जब भी 3 पॉइंट्स है, लिस्ट है, आपको ध्यान रखना है कि इस टॉपिक पे अगर क्वेश्चन आया तो ऑल ऑफ अबव वाला आंसर आएगा। 3 फैक्टर्स तो है ही, तो चौथा ऑप्शन क्या डालेंगे, ऑल ऑफ अबव। इस टाइप के क्वेश्चन नॉर्मली बनते हैं, तो आपको थोड़ा एग्जाम टच भी रखना है, पढ़ते पढ़ते एग्जाम के बारे में भी सोचना है। ठीक है, तो हमने ये पार्ट में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा है इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, उसके अंदर क्या क्या होता है, क्या क्या
चीज़ें, क्या क्या टॉपिक के बारे में आप इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डिसीजन लेते हो, क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन को। ठीक है, ये पार्ट में इतना ही है। नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट लेक्चर में अपन स्टार्ट करेंगे, दैट इज फाइनेंसिंग डिसीजन। ठीक है।